एक छोटे से गांव देवरगढ़ में एक विधवा सावित्री अपने बेटे राम के साथ रहती थी। जब अमन का जन्म हुआ, उसकी माँ बहुत खुश थी। उसे लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अमन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग अमन को अशुभ मानने लगे। कुछ दिनों बाद राम और उसकी माँ को परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। माँ और बेटा बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर वही बात मेरे जैसा अशुभ बला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर सावित्री काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और राम अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाई और कुछ दिनों बाद उसका भी देहांत हो गया। अब अमन बिल्कुल अकेला रह गया था। अपनी माँ को खोने के बाद राम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ का एक पत्र मिला। प्रिया, अमन, लगता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। राम अपनी शादी के बाद सुनकर मन ही मन में खुश होता है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी शादी कब हुई और मुझे पता भी नहीं। तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो देवरगढ़ में रहती है। उसका नाम राघा है। जब तुझे ये पत्र मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना। रास्ते में जहाँ भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और अगली सुबह ही आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने देवरगढ़ जाऊंगा। उसने एक पोटली में खाना बांधा और देवरगढ़ के लिए निकल पड़ा। चलते चलते राम जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। उसने एक सुंदर बकरी देखी। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है! लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर राम आगे बढ़ जाता है। काफी देर चलने के बाद उसे भूख और प्यास लगी। उसने नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया और मीठा पानी पिया। फिर वह आगे चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और अमन देवरगढ़ में पहुंच गया। अनजान गांव में राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी उसे एक ठेले वाला दिखाई दिया। राम उसके पास गया। भाई साहब, क्या आप मुझे राधा के घर का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, जरूर। तुम यहां से सीधे चले जाओ। सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर प्रिया का ही होगा। शुक्रिया भाई। घर का पता जानकर राम वहां की ओर चल दिया। वो झोपड़ी के पास पहुंचा ही था कि रात हो गई। आज शाम यहीं रुक जाता हूँ। माँ ने खत में लिखा था कि जहाँ पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर राम वहीं घर के बाहर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज आई। माँ, मेरी सब्जी तो जल गई है। लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई जा रही सब्जी जल गई। सुबह होते ही राम घर के अंदर गया। राधा की माँ सरोज उसे देखकर चौंक गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? माताजी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सावित्री के बेटे हो? हाँ माताजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माताजी, मैं तो यहाँ कल ही पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला? इसका मतलब ये कोई साधारण इंसान नहीं, बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ।
इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक परेशान व्यक्ति हरी से हुई। क्या बात है हरिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा सा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वह कहाँ पर होगी। हरिया, तू परेशान क्यों होता है? मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो तेरी बकरी ढूंढ देंगे। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। कृपया मेरी मदद करो। दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद राम बोलता है, ये वही बकरी होगी जो मैंने जंगल में देखी थी। अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? अरे हरिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। राम के मुंह से यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद हरिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर हरिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो राम के पास जाता है। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था। आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरोज का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। मैं सच कह रहा हूं महाराज, सरोज का दामाद बहुत ज्ञानी है। वह सब कुछ जानता है। उसने हरिया किसान की खोई हुई बकरी पलक झपकते ही ढूंढ दी। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ सरोज और उसके दामाद को बुलाकर लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक सरोज के घर जाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, यह तो हम नहीं जानते। तुम दोनों को हमारे साथ अभी राजमहल चलना होगा। अरे ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद सरोज अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। पता नहीं क्या हुआ महाराज, आपने हम गरीब को याद किया। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरोज नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। क्यों राम, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर तो राम के पसीने ही छूट जाते हैं। हे भगवान, अगर ना बोला तो राजा मुझे मरवा देगा, और अगर हाँ बोलूं तो हो सकता है अपने आप को बचाने का मौका मिल जाए। क्या हुआ राम, तुम किस सोच में डूब गए? जी हाँ महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। राम, तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर राम बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। राम, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। ठीक है। हे भगवान, हाय, मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहाँ आकर तो मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं मान जी, मैं बस रानी के हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माता जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा।
इतना सुनकर सरोज घर के अंदर चली जाती है। क्या बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है? इतना सोचकर राम वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से तो सो लेता हूँ। कल तो मरना ही है। सपना, अब तू आ भी जा। सपना, अब तू आ भी जाना। राम इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम सपना था। वो राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे यह बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वह हार मैंने ही चुराया है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अगर यह बात राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? चलकर सब बता देती हूँ। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना। रानी का हार मैंने ही चुराया है। अगर राजा साहब को पता चला तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर राम सब कुछ समझ गया और मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगी तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन वो हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है, ठीक है सपना, अब तुम चिंता मत करो। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से राम को लेने आते हैं। तुम दोनों को हमारे साथ अभी राजमहल चलना होगा। हाँ हाँ चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हे कहो अमन, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर लिया है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वह हार सच में राजा के बगीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत हैरान था। वाह अमन, वाह, तुम तो सच में ज्ञानी हो। मांगो, अपना इनाम तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार होगा। राम को 1000 सोने की मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरें पाकर अमन बहुत खुश था। हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए राम घर को पहुंच जाता है। माताजी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाइए। और फिर राम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।